हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। एक बार रितेश अपने मामा के घर गया हुआ था गर्मी की छुट्टियों पर। पड़ोस में किसी के घर में शादी थी और गांव में किसी के भी घर शादी हो, सब अपने घर जैसे ही हाथ बटाते थे। और वैसे भी रितेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, तो उसकी भी अच्छी पहचान थी सबसे। रितेश जब मामा के घर जाता, हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि वो स्टोर रूम है, इसलिए बंद रहता है। पर जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो वो उसी काम को जरूर करते हैं। घर में भीड़ भाड़ का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। तो कुछ रिश्तेदारों को मामा के घर भी सुलाया गया। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात रितेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली। पर तंग जगह में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। रह रहकर उसे यही ख्याल आता कि अगर ऊपर वाला कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा, तो रितेश ने चुपचाप मामी के बिना देखे चाबी ले ली। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल ही गई कि चाबी है कहाँ। रितेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। रितेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। अंदर सामान कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। रितेश ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत सफाई कर ली और पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपने आप बंद हो रही है, तो रितेश ने कहा कि हो सकता है हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और रितेश नीचे चला गया, ये चेक करने के लिए कि कहीं मामा को पता तो नहीं चल गया। पर मामा तो पड़ोसी के रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। रितेश चुपचाप ऊपर के कमरे में आकर लेट गया और दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक रितेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चादर खींची हो। उसने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। उसे लगा उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। वो चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा, फिर अचानक उसकी चादर किसी ने फिर से खींच ली। रितेश आंखें बंद किए ही बोल रहा था, प्लीज सोने दो, तंग मत करो। कि तभी उसके कानों में उसके दोस्त की चीख गूंजी। उसने झट से आंखें खोली तो एक सफेद परछाई को ठीक अपने चेहरे के सामने पाया। उसने झट से उठने की कोशिश की तो अपने हाथ के नीचे चारपाई महसूस नहीं हुई उसे। अब उसे पता चला कि उसका शरीर हवा में लटक रहा है। रितेश जोर से चीखा तो उसका शरीर धड़ाम से चारपाई पर जा गिरा। दोनों दोस्तों ने उसे सहारा दिया और कमरे से बाहर भागे। सबके चेहरे पूरी तरह से पसीने से तर थे। रितेश डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी अचानक मामा भी ऊपर आ गए और उन सबको नीचे ले गए और पानी पिलाकर प्यार से पूछा। तब रितेश ने सब कुछ बताया तो सब लोग डर गए। फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जो अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। दिन भर खिड़की से बाहर झांकता रहता था, फिर अचानक से चीखने चिल्लाने लगता, फिर कभी एकदम नॉर्मल बिहेव करता था। फिर जाने क्या हुआ, उसने एक रात फांसी लगा ली थी। उसके कुछ दिन बाद हमने किसी और को कमरा किराए पर दिया
तो उसने बताया कि कमरे में उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होती थी। रह रहकर उसे रोने की तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। उसने बुरी तरह से डरकर कमरा छोड़ दिया। उसके जाने के बाद हमने भी ये सब चीज़ें महसूस की तो पंडित जी को बुलवाकर पूजा कराई। तभी से उन्होंने दरवाज़ा बंद रखने और ताला कभी भी ना खोलने को कहा था ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। ये सब सुनते ही सारे लोगों में हलचल मच गई। सबने तुरंत अपना सामान उठाया और वहाँ से चले गए। मामा जी भी परेशान होकर पंडित जी को बुलाने दौड़े। उनके यहाँ पर पता चला कि वो दूसरे गांव गए हैं और दूसरे दिन ही वापस आएंगे। घर आकर रितेश को उन्होंने आराम करने को कहा और घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी। सुबह सूरज सिर पर चढ़ने के बावजूद रितेश नहीं उठा तो मामा ने पास जाकर आवाज़ दी। वो फिर भी नहीं उठा तो उन्होंने उसे हिलाने को जैसे ही हाथ लगाया वो तुरंत उठकर तन कर बैठ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों के समान जल रही थी। उसका चेहरा बालों से आधा ढका हुआ था। उसने बदली आवाज में कहा, संजय भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। ये सुनते ही मामा के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ उसी किराएदार की थी। मामा जी उल्टे कदमों से भागे और रसोई घर में मामी को सब बता ही रहे थे कि रितेश अचानक रसोई घर के द्वार पर प्रकट हो गया। उसे देखकर दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। रसोई घर से निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं था। रितेश ने फिर से अपनी बात दोहराई, संजय भैया, खाना दो ना, भूख लगी है। मरते क्या ना करते। मामी ने डरते डरते एक प्लेट में रोटी सब्जी निकाली और मामा को थमा दी। वो डर से कांपते हुए प्लेट रितेश को देने को बढ़े। अभी 2 कदम बाकी ही थे कि रितेश ने झट से आगे बढ़कर प्लेट ले ली और द्वार पर ही बैठकर ऐसे खाने लगा जैसे सदियों का भूखा हो। मामा मामी इस डर से कि आगे क्या होगा भगवान का नाम जपने लगे। उनके प्राण सूख रहे थे कि तभी जय मां तारा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सामने देखा तो पंडित जी खड़े थे। वो मां तारा के सिद्ध भक्त थे। घर में कदम रखते ही उनको परिस्थिति का एहसास हो गया था। उन्होंने हाथ में पवित्र जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर रितेश पर फेंका। इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा और एक भयानक मुस्कान थी उसके चेहरे पर। पंडित जी ने फिर से अभिमंत्रित जल रितेश की तरफ फेंका तो इस बार फर्क पड़ा। वह जल उठा और चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पंडित जी के इशारे पर गांव वालों ने आगे आकर रितेश को दबोच लिया। फिर उन्होंने कमरे में पूजा की और फिर कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फेंकवा दिया। तब रितेश पूरी तरह से ठीक हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।